नमस्कार, निजी टीम में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ जुबैर मलिक। और बुलेटिन की शुरुआत से पहले एक नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर। सपा के दलित संवाद कार्यक्रम पर बीजेपी कांग्रेस ने बोला हल्ला। मथुरा में एक सड़क हादसे में 16 वर्षीय बच्चे की मौत। ग्रेटर नोएडा में युवती के फर्जी अपहरण का खुलासा। उधर बिजनौर में फरार अभियुक्त के खिलाफ पुलिस ने की मुनादी। और अब खबरें विस्तार से। मथुरा जनपद के थाना गोवर्धन इलाके के सकरवा गांव में आज इस समय हड़कंप मच गया जब 16 वर्षीय बालक मनीष पुत्र दयान चंद की सड़क हादसे में अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई। बताया जा रहा है कि किशोर सुबह दौड़ लगाने गया था। इसी दौरान तेज गति से आ रही एक बाइक ने उसे टक्कर मार दी, जिसके बाद उपचार के दौरान किशोर की मौत हो गई। मृतक के परिजनों का आरोप है कि बाइक सवार युवक ने कान में लीड लगाई हुई थी, जिससे उसका ध्यान सड़क पर नहीं था। वही घटनास्थल पर पहुंची पुलिस ने मामले की जांच शुरू की। तो मथुरा में एक हादसा हुआ है भीषण, जिसमें एक दौड़ने वाले एक बच्चे को 16 वर्षीय बालक को एक बाइक सवार युवक ने टक्कर मार दी। परिजनों का आरोप है कि बाइक सवार युवक ने कान में एयरफोन लगाया हुआ था, जिसके कारण उसका ध्यान भटक गया और उससे उनके बालक को टक्कर लग गई, जिसके चलते उसको आनन फानन में इलाज में भी भर्ती कराया गया, लेकिन इलाज के दौरान उस बालक की मौत हो गई। ये एक्सीडेंट हुआ है सुबह 13 तारीख को। कहाँ पर हुआ था? ये हाईवे पे हुआ है, सकरवा और बत्सल स्कूल के पास। किस किस से हुआ था? एक लड़का था और मेरा बेटा था। अच्छा, आपका बेटा कितनी साल का था? 16 साल का था। तो सुबह दौड़ करने गया वो है? हाँ, बच्चों के साथ में और भी बच्चे थे और दौड़ करने गया था। उसके बाद ये जो लड़के का एक्सीडेंट हुआ है, उसने कानों में लीड लगा रखी थी और उसकी लाइट भी नहीं थी उसमें। वो कहाँ का रहने वाला था? वो दांदू के नगला का था, भैज का। साहब, ये बच्चा डेली पर डे जो है दौड़ करने जाता था सुबह के टाइम, और उधर से दादू के नगला का जो लड़का है, एक घाट का लड़का है भैज के पास का, वो बाइक से कानों में लीड लगा करके और तेजी से लापरवाही से अपनी बाइक चला के ला रहा था और लाइट उसमें थी नहीं। उसने एक्सीडेंट कर दिया। इस बच्चे को हेड इंजरी हुई है। इस बच्चे जो मरने वाला बच्चा है उसका नाम मनीष है। इसके पिताजी का नाम दयाचंद सैनी है, गांव सकरवा से हैं और ये बेचारे खेतिहर भूमिहीन मजदूर आदमी है जिनका बच्चा मरा है। बेशुमार इन्होंने पैसा भी लगा दिया। पुलिस ने तत्काल मौके पर, हमारे ग्राम प्रधान जी ने, और उन्होंने जाकर के इनको सूचना दी। ये गाड़ी को भी ले गए थाने, उस बंदे को भी ले गए थाने, लेकिन ले जाने के बाद इन्होंने जो है 13 तारीख की ये घटना है और पुलिस ने उस बंदे को छोड़ दिया। और इस तरह से गांव में आक्रोश इसलिए है, ये भीड़ इकट्ठा इसलिए है कि जब इस खेतिहर मजदूर बंदे की कोई सुनने वाला नहीं होगा और पुलिस ने इस तरह से उस बंदे को छोड़ दिया, तो इसके इनके कार्रवाई और इनके साथ संवेदना क्या रही। मेरठ जनपद के कई गांव में हर साल भारी बारिश के चलते कच्चे मकान गिर जाते हैं, जिस कारण उन्हें सही समय पर मरम्मत ना होना है। सरकार के द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत गरीबी रेखा से नीचे लोगों को मकान बनाकर सरकार दे रही है, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनको यह लाभ नहीं मिल पा रहा है। ऐसे ही एक मामला गांव रोटा का है, जहां सरोज नाम की महिला पिछले कई दिनों से गांव के प्रधान को यह बोल रही थी कि मकान की मरम्मत के लिए सरकार द्वारा मिलने वाला पैसा उसे दिलवा दो, जिससे उसका खंडहर नुमा बना चुका घर ठीक कराया जा सके। लेकिन महिला का आरोप है कि ग्राम प्रधान ने उसकी बात नहीं सुनी और उसके मकान की छत भराभर गिर गई, जिसके चलते वो उसके नीचे दबने से भी बाल बाल बच गई। तो ये पूरा मामला मेरठ का है, जहां हर साल बारिश पड़ने से इस गांव में कई मकान की छतें गिर जाती हैं, क्योंकि
साल भर बारिश के चलते कच्चे मकान गिर जाते हैं, जिसका कारण है कि उनको सही समय पर मरम्मत नहीं होती है। सरकार के द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत गरीबी रेखा से नीचे के लोगों को मकान बनाकर सरकार दे रही है, लेकिन कुछ लोगों को ऐसे भी हैं जिनको ये लाभ नहीं मिल पा रहा है। ऐसे ही एक मामला गांव रोटा का है, जहां सरोज नाम की एक महिला पिछले कई दिनों से गांव के प्रधान को यह बोल रही थी कि मकान की मरम्मत करा दी जाए। जी हम कच्चे मकान में रहते हैं। प्रधान जी का दौरे भी गए जी, प्रधान जी कोई कार्रवाई नहीं करी, सिकट में कोई कार्रवाई नहीं करी जी। अच्छा, सुबह हम निकले जिसमें से अपने बच्चों को निकलना। अच्छा, तो बाहर निकल जाओ, कभी इसमें दब के मर जाओ। अच्छा, आदमी हमारे सिर पर नहीं है जी। अच्छा, तो ये छत बनवाने के लिए आपने किसी को कहा नहीं, मकान बनवाने के लिए? कहा जी, सेक्रेटरी से भी कहा, प्रधान से भी कहा जी, अच्छा, वीडियो से भी कहा जी, सबसे कहा आना जी, सब देख देख कर चले जाओ। अच्छा, तो कब गिरी है? जी सुबह 6:30 बजे। अच्छा, तो आपका घर का सारा सामान इसमें दब गया या निकल गया था? जी इसमें दब गया, अच्छा, कुछ टूट गया, कुछ दब गया। अच्छा, सुबह जी मट्टी गिर दी थी और इसलिए गिर पड़ा। हमारी मम्मी ने हमें कट डाल, हम निकले अपने आप। ये सारी छत गिर पड़ी थी, उसमें सारा सामान दब गया, हम मरने से बच गए थे आज। जी, और वो खाट पाट टूट गई हमारी, जो हमारा सामान था सारा नहीं दबा रह गया। अच्छा, कितना पुराना मकान था ये? यही 40 साल पुराना मकान था जी। अच्छा, तो ये तुमने बनवाने की कोशिश नहीं की? जी हमने बहुत सिकट्टी के चक्कर भी कट्टे, सिकट्टी ने भी कहे कि जाओ योगी के में लठ मार खाओ। अच्छा, नक्का सिकट्टी था जन्नी का, जी, नाम था जिसका। अच्छा, उसने कुछ नहीं कार्रवाई की। और ग्राम प्रधान ने? ग्राम प्रधान जिससे पहले बात हुई तो उसने कुछ कोशिश नहीं करी जी। अच्छा, तो फिर अब कोई आया देखने या नहीं आया? अभी तो कोई नहीं आया था, बस अभी आए थे। वहीं इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी आकाश मलिक मेरठ से फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। आकाश, क्या कुछ जानकारी है इस खबर को लेकर के, जो ये मेरठ के रोटा गांव में एक मकान की छत लबालब गिर गई थी? क्योंकि मेरठ के रोटा गांव में एक मकान की छत भारी बारिश के चलते लबालब करके गिर गई, और सरोज नाम की ये महिला है जिसका ये मकान था, क्योंकि इसकी छत कच्ची थी, जिसके चलते बारिश कई दिन से हो रही लगातार बारिश के चलते इसके मकान की छत गिर गई है। हालांकि महिला का यह भी आरोप है कि प्रधान को इस बारे में कई बार अवगत करा चुकी है और प्रधान से मदद भी मांग चुकी है। महिला का आरोप है कि सरकार द्वारा मिलने वाला जो पैसा है प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत, वो उसको लेकर प्रधान से कई बार गुहार भी लगा चुकी है। इसके अलावा कई स्थानीय प्रशासनिक अधिकारियों से भी वो इस बात को लेकर गुहार लगा चुकी है, लेकिन उसकी सुनवाई नहीं हो पाई है, जिसके चलते आज एक बड़ा हादसा होने से बाल बाल बच गया और सुबह करीब 6:30 बजे इस महिला के मकान की छत भर भरा कर गिर गई। बीते 16 तारीख को ग्रेटर नोएडा में छात्रा के साथ हुए अपहरण मामले का खुलासा पुलिस ने कर दिया है। पुलिस को खबर मिली थी कि दिन दहाड़े एक छात्रा का अपहरण कर लिया गया और इस वारदात को उस वक्त अंजाम दिया गया जब वो छात्रा अपने परिवार के साथ मॉर्निंग वॉक पर गई थी। इस किडनैपिंग वारदात की जानकारी मिलते ही पुलिस महकमे में हलचल मच गया और उसके बाद पुलिस महकमे ने इसकी जांच भी शुरू कर दी। लेकिन जब पुलिस ने इस मामले की गहराई से जांच की तो ग्रेटर नोएडा पुलिस के होश उड़ गए, जिसमें पता चला कि गायब छात्रा के परिजनों ने फर्जी अपहरण का मामला दर्ज कराया था, जबकि छात्रा एक दिन पहले ही यानी 15 सितंबर को ही गोंडा में अपने मेल फ्रेंड के पास चली गई थी। तो ये पूरा मामला ग्रेटर नोएडा का है, जहां एक एफआईआर दर्ज कराई थी और जिसमें साफ तौर पर कहा गया था कि एक छात्रा का अपहरण कर लिया गया है और ये पूरा मामला 16 तारीख का है। जिसके बाद पुलिस ने सिलसिलेवार तरीके से इस मामले का खुलासा किया, जिसके बाद पता चला कि उसके परिजनों ने ही नकली एफआईआर दर्ज कराई थी, क्योंकि उससे पहले वो अपने मेल फ्रेंड के साथ गोंडा चली गई थी। और संभल जनपद में असमोली सीट से सपा कि विधायक पिंकी यादव एक भड़काऊ और विवादित बयान सामने आया है, जिसके बाद विधायक का यह वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वहीं इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी मुजम्मिल दानिश जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। क्या कुछ जानकारी है मुजम्मिल इस खबर को लेकर के? मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से लगातार राजनीतिक माहौल और अब आने वाले चुनाव को देखते हुए
अपने अपने बयानबाजी पर सभी लोग आ रहे हैं और सोशल मीडिया में लगातार बयान हो रहा है। ये विधायक पिंकी यादव है, जहाँ एक निजी चुनाव सभा को लेकर नुक्कड़ सभा कर रही थी, तभी वहां पर एक बयान इस तरह से दिया है कि आने वाली सरकार किसी तरह से नहीं करेगी समाजवादी, क्योंकि हम यादव हैं और इंशाल्लाह जो भी काम होगा। तो इस तरह की जो बयानबाजी आई है कहीं ना कहीं भाजपा सरकार पर आरोप लगाते हुए कि किसी तरह से यादव साबा कहलाता है, इसलिए उन्होंने आज तक कोई काम नहीं किया गया है। तो इस तरह की जो बयानबाजी है वो बाकायदा चर्चा में चल रही है और सोशल मीडिया पर लगातार वायरल हो रहा है। तो आपसे मुजम्मिल ये भी जानना चाहेंगे, जैसे कि इस पिंकी यादव ने जो ये बयान दिया है, क्या 2022 विधानसभा चुनाव के मद्देनजर कहीं ना कहीं ये राजनीति से भी जोड़कर देखा जा रहा है? इसको कहीं ना कहीं राजनीतिक स्टंट को तैयार करने के लिए ये लोग इस तरह की बयानबाजी लगातार कर रहे हैं और मीडिया की सुर्खियों में लाने के लिए भी मैं बताना चाहूंगा पहचान कर रहे हैं। और क्योंकि विधायक जो पिंकी यादव है ये यहाँ अखौरी विधानसभा की है और अपने क्षेत्र में भ्रमण करने के लिए लोगों से संपर्क करने के लिए आई थी, लेकिन उस बीच इस तरह से भाजपा को कोसने के बजाय अपने ही बयानबाजी में फंसे हुए नजर आ रहे हैं। मुजम्मिल दानिश साहब से ये भी जानना चाहेंगे कि अक्सर सियासत में ऐसी बयानबाजी देखने को आती रहती है, लेकिन क्या पुलिस की तरफ से या प्रशासनिक विभाग की ओर से या प्रशासन की ओर से कोई कार्रवाई भी अभी अमल में लाई गई है? मैं बता दूं, इससे पहले भी संभल क्योंकि लगातार सुर्खियों में रहा है, डॉक्टर शेखपुरा पर जिसने तालिबान का बयान दिया था उन पर राजद्रोही का मुकदमा दर्ज किया गया। इसके अलावा यहाँ और भी राजेश सिंघल का बयान था, उससे भी किया गया। इससे पहले कई बयानबाजी आए, तो लगातार इस तरह की जो बयानबाजी पर है लगातार राजनीतिक हटकंडे अपनाने के लिए बयानबाजी कर रहा है। कहीं ना कहीं राजनीतिक द्वेष भावना के तहत ये लोग अपने अलग अंदाज में बयानबाजी कर रहे हैं। फिलहाल लगातार इसकी सोशल मीडिया पे जिस तरह से आई है, लेकिन अभी कहा है किसी तरह से कोई तहरीर या कोई नहीं किया गया है, इसलिए कोई मामला नहीं आया। फिलहाल सोशल मीडिया पर लगातार ये वायरल हो रहा है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया इस खबर पर जानकारी देने के लिए मुजम्मिल दानिश। जैसे कि पिंकी यादव ने, जो कि सपा से विधायक, उन्होंने साफ तौर पर एक बयान दिया है जिसके बाद सियासत में नए नए मुकाम हासिल होने लगे हैं और सियासत अपना रंग बदलती जा रही है, क्योंकि 2022 में विधानसभा चुनाव पास है, जिसके मद्देनजर नई नई बयानबाजी सामने आ रही है। कभी चचा जान की बात करें तो कभी भाईजान की, तो कभी किसी और तरह की बयानबाजी सामने आ रही है। उधर बिजनौर के कोतवाली शहर के जदरपुर गांव में फरार चल रहे अभियुक्त पर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। गोवध अधिनियम के मामले में फरार चल रहे अभियुक्त मुमताज के घर पर पुलिस ने कोर्ट के आदेश पर कुर्की का नोटिस भी चस्पा कर दिया था। पुलिस ने अभियुक्त के गांव पहुंचकर मुनादी करते हुए कार्रवाई की है। तो ये पूरा मामला बिजनौर के कोतवाली शहर के जंदरपुर गांव का है, जहां मुमताज नाम का एक युवक फरार चल रहा था गोवध अधिनियम के मामले में, और पुलिस ने ढोल धमाके के साथ तेज से पूरे गांव में जाकर बुनियादी की और उसके घर पर कुर्की का नोटिस भी चस्पा कर दिया। सबसे बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां गोवध अधिनियम के मामले में फरार चल रहे अभियुक्त मुमताज के घर पर पुलिस ने कोर्ट के आदेश पर कुर्की का नोटिस चस्पा किया है और पुलिस ने अभियुक्त के गांव पहुंचकर मुनादी करते हुए कार्रवाई की है। आप सुन सकते हैं किस तरह से ढोल ढाकों की आवाज पर और तबलों की आवाज पर पुलिस इस आरोपी के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए और नोटिस को चस्पा करने के लिए इसके घर के बाहर कोर्ट के आदेश पर जा रही है। अब ऐसी तस्वीरें बहुत कमी से देखने को अक्सर मिलती है, क्योंकि इस तरह की तस्वीरें कभी कभी हमारे सामने आ पाती है। अक्सर देखा जाता है कि जब कोर्ट कोई आदेश देता है तो सीधे जाकर पुलिस उस पर कार्रवाई करती है। वहीं इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए बिजनौर से हमारे सहयोगी महेंद्र जुड़ गए हैं। महेंद्र, क्या कुछ जानकारी आपके पास इस खबर को लेकर, जो पुलिस ने मुनादी की है पूरी और ढोल धमाकों के साथ इस आरोपी के घर गई थी? जी महेंद्र। जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, ये गौकशी का मामला था जिसको लेकर पुलिस काफी दिन से इसकी तलाश कर रही थी। गौकशी के एक ही मामले नहीं है, इस तरह की वारदात को ये पहले से अंजाम देता आ रहा था और इसके ऊपर कई आपराधिक मामले हैं। मुमताज नाम का ये है जिसके खिलाफ आज कोर्ट ने कार्रवाई की है और ये जब पेश नहीं हुआ तो इसके खिलाफ कोर्ट ने कुर्की वारंट जारी किया है और अब पुलिस ने बाकायदा ढोल नगाड़े बजाकर गांव में मुनादी है, इसके घर पर नोटिस चस्पा किया गया है। अगर ये तय सीमा के अंदर कोर्ट में पेश नहीं होता है तो इसके घर की जल्द ही कुर्की की जाएगी। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया इस खबर पर जानकारी देने के महेंद्र, क्योंकि पुलिस ने एक मिसाल ये कायम की है यहाँ पर, जहाँ कोर्ट के आदेश पर पुलिस ने अभियुक्त के खिलाफ गांव पहुंचकर मुनादी करते हुए ढोल धमाकों के साथ उसके घर पर नोटिस भी चस्पा कर दिया।
उधर कर्नाटक के बेंगलुरु में एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। दरअसल शहर के एक मकान में एक साथ 5 लोगों की लाश मिली है और लाश मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई है। मृतकों में 9 महीने की एक बच्ची भी शामिल है। मिली जानकारी के अनुसार घर के सभी लोगों ने घर के सभी खिड़की दरवाजे बंद कर खुदकुशी कर ली। बताया जा रहा है कि एक 2.5 महीने की बच्ची जिंदा मिली है। ये बच्ची करीब 4 दिनों से भूखी थी और बच्ची की हालत बेहद खराब है। पुलिस ने जिंदा मिली लड़की को फिलहाल इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया है, लेकिन अभी इस बात का खुलासा नहीं हो पाया है कि बच्ची की मौत कैसे हुई। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। उधर समाजवादी पार्टी आगामी यूपी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर रविवार से गांव-गांव दलित संवाद कार्यक्रम करने जा रही है, जिस पर कांग्रेस और भाजपा सरकार ने निशाना साधा है। आइए इस रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं क्या कुछ कहा पार्टी नेताओं ने। उत्तर प्रदेश में प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन के बाद अब समाजवादी पार्टी कल से रामकरण निर्मल की अगुवाई में दलित संवाद कार्यक्रम की शुरुआत करेगी, जिसमें गांव-गांव दलितों के साथ संवाद किया जाएगा। मकसद यह है कि बसपा का जो दलित वोट बैंक 2014, 2017 और 2019 के चुनावों में भाजपा के साथ चला गया था, उनको किसी तरीके से अपने साथ लाया जाए। समाजवादी पार्टी प्रवक्ता और एमएलसी उदयवीर सिंह ने कहा कि समाजवादी पार्टी हर जाति वर्ग को साथ लेकर चलना चाहती है, जिसके लिए पार्टी 19 सितंबर से 27 सितंबर तक गांव-गांव दलित संवाद कार्यक्रम शुरू करने जा रही है। जब उनसे सवाल पूछा गया कि ब्राह्मण और दलित सम्मेलन क्यों होते हैं, तो उन्होंने कहा कि हर पार्टी को हर जाति वर्ग का सम्मेलन करने का अधिकार है। हमारा प्रयास ये है कि जितने भी पीड़ित, शोषित, वंचित वर्ग हैं, उन लोगों के बीच में जाकर ये लोगों को बताना कि इस सरकार ने कितनी राहत दी और कितना दर्द दिया। राहत के नाम पे शून्य है और दर्द ही दर्द दिया है। तो हमारे अधिवक्ता लोग अधिवक्ताओं को बता रहे हैं, जो रामकरण निर्मल जी दलित समाज के बीच में जा रहे हैं। हमारे माननीय राष्ट्रीय महासचिव सरोज जी पहले से निकले हुए हैं, प्रदेश अध्यक्ष जी किसान यात्रा लेके निकले हुए हैं। तो सारे पार्टी के पदाधिकारी अपने अपने संबंधित वर्गों में, संबंधित कैटेगरीज में, चाहे वो वकीलों की कैटेगरी हो, चाहे डॉक्टर्स हो, चाहे सबके बीच में जा रहे हैं और अपनी 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 बात उनके बीच में कह रहे हैं और उनको बता रहे हैं कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने उनके साथ छल किया और 5 साल में कुछ नहीं किया। वहीं भारतीय जनता पार्टी ने समाजवादी पार्टी के दलित संवाद कार्यक्रम पर जमकर हल्ला बोला। पार्टी प्रवक्ता अशोक पांडे ने कहा कि समाजवादी पार्टी हिंदू, मुसलमान, ब्राह्मण, दलित और जाति आधार पर चुनाव लड़ना चाहती है, जबकि भारतीय जनता पार्टी सबको साथ लेकर चलने वाली पार्टी है। उन्होंने सभा पर निशाना साधते हुए कहा कि बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती के साथ गेस्ट हाउस कांड सपा सरकार में ही हुआ था और उन्हें बचाने वाली भाजपा ही थी। 4.5 साल तक तो घर में बैठ के अखिलेश जी बस ट्वीट करते रहे, जनता के साथ चीट करते रहे और दलितों का कितना ख्याल है बहन जी से ही पूछ लीजिए। एक दलित की बेटी जो प्रदेश की कई बार मुख्यमंत्री थी, अगर भारतीय जनता पार्टी न रहती तो गेस्ट हाउस कांड हो गया था, क्या होता। कितना बड़ा सम्मान महिलाओं का और दलितों का कर रहे हैं, दुनिया जानती है। कहीं दलित वोट इधर उधर जाने वाला नहीं है। मेरा ये मानना है ये लोग समाज को तोड़ने का कुप्रयास कर रहे हैं। हिंदू मुसलमान हो, चाहे अगड़ा पिछड़ा हो, चाहे ब्राह्मण हो, ठाकुर हो, यादव हो, मुसलमान हो, एमवाई, हम लोग इस वाले नहीं। हम तो A to Z हमारा है, हमें जान से प्यारा है। प्रबुद्ध सम्मेलन के बाद दलित संवाद, कल को दिन दूर नहीं है जब मुस्लिम सम्मेलन भी होगा। क्या लगता है कि उत्तर प्रदेश में इस तरह के जातीय आंकड़ों के साथ चुनाव हम नहीं कर रहे, हम तो सबका साथ सबका विकास वाले। इन्हीं को धटा बटा के ही हमारी सरकार आई थी, लेकिन फिर से ये लोग कुप्रयास कर रहे हैं। बीजेपी की तर्ज पर कांग्रेस पार्टी ने भी सपा के दलित संवाद कार्यक्रम पर जमकर निशाना साधा। कांग्रेस पार्टी के पूर्व कैबिनेट मंत्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने समाजवादी पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि चाहे सपा हो, बसपा हो या भाजपा, दलित जब पीड़ित होता है तो केवल कांग्रेस पार्टी ही उनके साथ खड़ी होती है। समाजवादी पार्टी और बसपा सरीखे दल
दलितों के साथ छलावा करते हैं। उन्होंने आगे कहा कि समाजवादी पार्टी और बसपा दलितों का सम्मान नहीं करते हैं। केवल कांग्रेस पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है जो दलितों के साथ खड़ी रहती है। सपा की बात क्या है, ब्राह्मण सम्मेलन और प्रबुद्ध सम्मेलन तो सभी लोग करते रहे, और जब ब्राह्मणों की प्रबुद्धों की ठुकाई होती रही तो अपना मुंह बंद किए बैठे रहे, और जब दलितों की ठुकाई होती रही, आदिवासियों की ठुकाई होती रही तो मुंह बंद किए बैठे रहे। चाहे वो बसपा हो जो ठेकेदार बनती है दलितों की, चाहे वो सपा हो जो कार्यक्रम कर रही है अब आपने बताया, चाहे वो भाजपा हो। अगर सोनभद्र में आदिवासियों के ऊपर जुल्म जाती हुई तो वहां कौन दिखाई दिया? प्रियंका गांधी वाड्रा जी। अगर हाथरस में दलित की बेटी की का जो हाल बनाया गया और हत्या करने के बाद उसका अंतिम संस्कार भी उसके परिवार के लोगों को नहीं करने दिया गया, वहां कौन पहुंचा? प्रियंका जी। अगर किसान मरता है, मरता नहीं मारा जाता है किसान को रामपुर में, तो कौन पहुंचता है? प्रियंका जी। अगर दारापुरी को जेल भेजा जाता CNRC में, दलित है वो भी, तो वहां अगर कोई पहुंचता है और कम से कम 7 किलोमीटर पैदल चलता है तो वो है कांग्रेस पार्टी की तो क्या लगता है आपको कि इनके दलित केवल ये इस तरीके के, चाहे जो पार्टियां हों, चुनाव नजदीक आ गया है तो अब इनको ब्राह्मण सम्मेलन याद आ रहा है, अब इनको प्रबुद्ध याद आ रहे हैं, अब इनको दलित याद आ रहा है। इनको कोई लेना देना नहीं है, केवल चुनाव नजदीक आने का ये नाटक है। यूपी में बसपा, सपा, भाजपा और कांग्रेस सभी पार्टियां खुद को दलितों का मसीहा बता रही हैं और यूपी विधानसभा चुनाव में दलित वोट बैंक को अपने खेमे में लाने के लिए जुट गई हैं। अब देखना यह होगा कि यूपी की राजनीति में अहम भूमिका निभाने वाला दलित वोट बैंक किस पार्टी को अपना मत देता है और कौन सी राजनीतिक पार्टी सबसे ज्यादा दलित वोट प्रतिशत लेने में कामयाब होती हैं। न्यूज़ 80 के लिए अभिषेक शर्मा की रिपोर्ट। और इस वक्त की बड़ी खबर मिल रही है पंजाब से, जहां कैप्टन अमरिंदर सिंह ने CM पद से इस्तीफा दे दिया। इस वक्त की बड़ी खबर पंजाब से मिल रही है, जहां कैप्टन अमरिंदर सिंह ने CM पद से इस्तीफा दे दिया और राज्यपाल को अपना त्याग पत्र भी सौंप दिया। इस वक्त की बड़ी खबर पंजाब से। पंजाब कांग्रेस में हलचल तेज। पिछले काफी समय से 40 विधायकों ने कैप्टन अमरिंदर सिंह के खिलाफ मोर्चा खोला हुआ था, जिसके बाद आज कैप्टन अमरिंदर सिंह ने अपने CM पद से इस्तीफा दे दिया और यह इस्तीफा विधायक दल की बैठक से पहले दिया है। करीब 5 बजे CM कैप्टन अमरिंदर सिंह राज्यपाल ऑफिस पहुंचे, जहां जाकर उन्होंने 20 अपने विधायकों के साथ जो उनके मंत्रिमंडल में शामिल थे ज्ञापन सौंपकर राज्यपाल को इस्तीफा पत्र सौंपा है। और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश प्रदेश की तमाम खबरें देखने के लिए बने रहिए न्यूज़ 80 के साथ। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत।